नमस्कार, एक्शन पैक्ड खबरों के धुआंधार बुलेटिन में नमस्कार। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे एक्यूरेट खबरों का 360 डिग्री एंगल। तो अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसे होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। आज खबरों में बात होगी कैसे दिल्ली के रोहिणी इलाके में नकली सीबीआई अफसरों की रेड हो गई फेल। पूरे परिवार को डरा धमका के वसूली का जाल बिछाया गया। भोपाल में क्यों सड़क पर 10 किलोमीटर तक स्कूली छात्रों ने निकाला पैदल मार्च। दिल्ली के एमसीडी दफ्तर में क्यों हुई मारपीट, भारत ने कैसे दिया पाकिस्तान को उसकी गुस्ताखी का जवाब। शहर शहर कैसे मिलावटखोरों पर पड़ रहे हैं छापे। और बाढ़ से यूपी से उत्तराखंड तक पानी पानी। अभी अभी में बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां जालसाजों ने फर्जी सीबीआई टीम बनकर फिल्मी अंदाज में एक घर में लूट की कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। मामला दिल्ली के रोहिणी इलाके का है, जहां एक कारोबारी के घर पर फर्जी सीबीआई टीम रेड डालने पहुंची। करीब 8 से 10 लोगों के ग्रुप ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और जांच के नाम पर अंदर घर के दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन कारोबारी की पत्नी ने गेट नहीं खोला और इसी के चलते ये ठग घर के अंदर नहीं घुस पाए। अपना शुरुआती प्लान फेल होने के बावजूद ये फर्जी सीबीआई अधिकारी वापस नहीं लौटे। घर के बाहर करीब 1.5 घंटे तक खड़े रहे और इस दौरान आसपास के पड़ोसी भी मौके पर इकट्ठा हो गए। उनसे कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज और सर्च वारंट दिखाने को कहा। जब लोगों ने नोटिस की कॉपी दिखाने को कहा तो फर्जी सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि नोटिस उनकी कार में है और वो उसे लेकर आते हैं, लेकिन इसी बहाने से फिर वो वहां से फरार हो गए। अब ये फर्जी सीबीआई अधिकारी कितनी तैयारी के साथ आए थे, इस बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन्होंने सीबीआई का लोगो लगे हुए कपड़े पहने थे, सीबीआई के पहचान पत्र दिखाए। यही नहीं, परिवार को डराने के लिए उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर के नाम और हस्ताक्षर वाला फर्जी नोटिस भी परिवार के व्हाट्सएप पर भेजा। हालांकि बाद में व्हाट्सएप मैसेज डिलीट कर दिया गया, लेकिन परिवार ने उसका स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लिया। परिवार ने स्क्रीनशॉट को अपनी शिकायत के साथ पुलिस को दिया है। परिवार का आरोप है कि यह नोटिस फर्जी तरीके से तैयार किया गया था और इसका इस्तेमाल संदिग्ध लोगों की कार्रवाई को आधिकारिक सीबीआई कार्रवाई के तौर पर दिखाने के लिए किया गया। पूरी घटना घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। फुटेज में कथित तौर पर कई लोग घर के बाहर नजर आ रहे हैं। परिवार ने सीसीटीवी फुटेज और व्हाट्सएप पर भेजे गए कथित नोटिस पुलिस को जांच के लिए दिया है। इस घटना के दौरान महिला द्वारा गेट नहीं खोलने की वजह से संदिग्ध लोग घर के अंदर तो नहीं आ पाए। बाद में परिवार ने पुलिस कंट्रोल रूम को 112 पर कॉल करते हुए मौके पर बुलाया। परिवार का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी और शिकायत भी की, लेकिन अभी तक उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है। एक घर के बाहर सीबीआई के अधिकारी बनकर 10 लुटेरे पहुंचे थे, लेकिन ये तो समझदारी रही घर में मौजूद उस महिला की कि उन्होंने ओरिजिनल पेपर्स मांगे, उन्होंने प्रूफ मांगा, ऑर्डर कॉपी की मांग की। तब कहीं जाकर ये फर्जी सीबीआई अधिकारी समझ गए थे कि यहां पर उनकी दाल नहीं गलने वाली। और इसी खबर पर कुमार सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोनू, जिस तरीके से महिला ने सूझबूझ दिखाई और इन लोगों को घर के अंदर दाखिल होने से रोक दिया, अभी क्या इनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? ये कौन लोग थे? क्या इससे पहले भी किसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है? देखिए, पूरा मामला दरअसल पहले आपको बता दूं, ये 11 तारीख का मामला है, जब कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो सीबीआई टीम के रूप में जो है एक घर में, व्यापारी के घर में रेड करने के लिए पहुंचा था। जब परिवार में जो व्यापारी की पत्नी है उन्होंने गेट नहीं खोला, तो उसके बाद जो है ये काफी देर तक इंतजार करते रहे। इस बात को देखते हुए लोग, सीबीआई की टीम को देखते हुए वहां जो आस पड़ोस के लोग थे वो इकट्ठा हो गए। उसके बाद वहां विरोध शुरू हुआ और विरोध के बाद जो है जब वहां जो लोग मौजूद थे मौके पर, उन्होंने उनसे सर्च वारंट या फिर दूसरे जो जरूरी कानूनी दस्तावेज थे वो मांगे, जिसके बाद वो दिखा नहीं पाए। उनका एक कहना था फर्जी टीम का कि वो तमाम दस्तावेज जो है वो गाड़ी में है और गाड़ी से लेकर आते हैं, लेकिन वो गाड़ी से लेकर नहीं आए, मौके से फरार हो गए। इसके साथ साथ पीड़ित परिवार का कहना है कि एक बाकायदा एक नोटिस जो है जिसपे सीबीआई डायरेक्टर के सिग्नेचर थे वो परिवार को भेजा गया उनके मोबाइल नंबर पे। हालांकि बाद में वो डिलीट कर दिया गया, लेकिन परिवार ने समय रहते उसका स्क्रीनशॉट भी लिया और उस फर्जी नोटिस को जो है सेव भी अपने फोन में कर लिया, जो पुलिस को उन्होंने जांच के लिए मुहैया कराया। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन थे। लेकिन घटना जो है पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी भी
फुटेज भी जो है वो रिकवर की है और सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर जो है तमाम जो आरोपी हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर इससे पहले ये इस तरह की कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की इसमें जांच में जुटी हुई है। गोनिका, बिल्कुल सोनू, फिल्मी अंदाज में इस लूट की कोशिश तो की गई, लेकिन उस लूट को किस तरीके से महिला ने टैकल किया है, महिला ने घर के अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया और यही वजह है कि एक बड़ी वारदात होने से टल गई। बने रहिए आप सोनू हमारे साथ। एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, दिल्ली से ही जुड़ी हुई है, जहां बदमाशों ने एक महिला को उसके घर में बंधक बनाकर 20 मिनट में 75 लाख रुपए की लूट को अंजाम दे दिया। ये मामला नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अशोक विहार इलाके का है। यहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि 4 बदमाश डिलीवरी बॉय बनकर आए, दिन दहाड़े महिला के घर में दाखिल हो गए। घर में घुसने के बाद उन्होंने महिला के मुंह और हाथ को टेप से बांध दिया। महिला के विरोध करने के बाद उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और अलमारी में रखा हुआ कैश, गहना सब कुछ लेकर फरार हो गए। घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की फुटेज कैद हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिस तरीके से वारदात हुई है उससे लगता है कि आरोपियों को घर की आवाजाही के बारे में पूरी जानकारी थी। कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए ही हैं। दोनों अपनी ही तरह की खबर है। एक तरफ जहां पर लूट होने से एक महिला ने बचा लिया, तो वहीं दूसरी तरफ चाकू की नोक पर एक महिला के घर में इतनी बड़ी लूट हो गई। देखिए, बिल्कुल ये घटना जो है वो कल की है, जब दिल्ली के अशोक विहार इलाके में कुछ बदमाश जो है वो एक घर में दाखिल होते हैं। उसके बाद घर में जो महिला मौजूद होती है उसको बंधक बनाया जाता है चाकू की नोक पर, और उसके बाद जो घर में कैश रखा था वो लेकर वो फरार हो जाते हैं। हालांकि जो घर के बाहर सीसीटीवी लगे हुए थे उसमें जो है तमाम आरोपियों के चेहरे जरूर सामने आ गए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर ली है, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तकरीबन 75 लाख रुपए की पूरी लूट का ये मामला है। दिल्ली पुलिस की टॉप सोर्सेज का कहना है, जो जिला पुलिस है उसके भी सूत्रों का यही कहना है कि ये जो पूरी लूट को अंजाम दिया गया इसमें कहीं ना कोई परिचित जरूर है, क्योंकि इस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तमाम आरोपी जो है चुपचाप से घर में दाखिल हुए, चाकू की नोक पर महिला को बंधक बनाया, अलमारी में रखा जो कैश था वो लेकर मौके से फरार हो गए। इसको देखकर लगता है कि आरोपियों को पहले से पता था पैसा कहां रखा है, इसमें कोई घरेलू नौकर इन्वॉल्वमेंट की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है या फिर किसी जानने वाले की। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस तमाम एंगल को लेकर जांच कर रही है। अभी तक हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन आरोपियों की सीसीटीवी के जरिए पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए 3 टीमों का गठन किया है। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल स्टाफ है वो भी इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया कुमार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर भोपाल से, जहां जैन अल्फा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आया। हॉस्टल के छात्र और छात्राओं ने बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर 10 किलोमीटर का मार्च किया और डीएम से हॉस्टल की समस्याओं को ठीक करने की मांग की। भोपाल में कमला नेहरू गर्ल्स हॉस्टल और सरकारी सीनियर बालक हॉस्टल के छात्रों ने ये मार्च निकाला। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने छात्रों के इस मार्च को कोऑर्डिनेट किया। इन छात्रों ने अपनी मांग को लेकर नारेबाजी भी की। छात्राओं की मांग ये है कि हॉस्टल में कोई पुरुष कर्मचारी ना हो, मौजूदा वार्डन को तुरंत हटाया जाए, उनके खाने की क्वालिटी को भी ठीक किया जाए। अब ये तस्वीर आप देखें, नहीं किसी से भीख मांगते, बेहतर शिक्षा देनी होगी। और वाकई में अगर आज छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, कुछ तो अनियमितता है, कहीं खाने की समस्या है, कहीं पर उनके जिस तरीके के परिस्थितियों में वो रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी समस्या है। वी वांट जस्टिस के नारे हैं। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बेहतर शिक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। बेहतर सुविधा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। शिक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। बेहतर सुविधा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये छात्र 10 किलोमीटर पैदल चलकर डीएम हाउस पहुंचे थे। छात्रों का कहना है कि वो पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी हर बार बजट नहीं है ये कहकर उनकी बात को टाल देते थे। जब भी छात्र आवाज उठाते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। वे गर्ल्स हॉस्टल से पुरुष स्टाफ हटाने, छात्रावास वार्डन को तत्काल हटाने की मांग कर रहे थे और साथ ही साफ पानी और बेहतर खाने की मांग कर रहे थे। छात्रों के ज्ञापन सौंपने के बाद अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि 15 दिन के अंदर अंदर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जितनी मांगे इन्होंने रखी हैं उसमें कुछ मांगे तो जाए ही है। जैसे पानी की जो सैंपल आए हैं
और खाना भी बोल रहे हैं घटिया है जो है, और वार्डन का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो उसकी जांच के लिए हमने सीओ अनुसूचित जाति जनजाति वाले को अधिकृत किया है और जांच की जाएगी। वो तो जांच में मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है, वास्तव में जो कह रहे हैं वही ठीक है या 1 पर 2 या वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। वो जांच में सारी चीजें। बीते 2 दिनों के अंदर अंदर भोपाल में छात्रों का ये तीसरा प्रोटेस्ट है। कल ही नर्सिंग की छात्राओं ने भी मुख्यमंत्री हाउस का घेराव किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। इसके एक दिन पहले छात्रों ने केंद्रीय विद्यालय में स्कूल के मर्जर के खिलाफ मार्च निकाला था। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रीजनल स्कूल के छात्र हों, नर्सिंग के छात्र हों या फिर हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं हों, उन्होंने मनमाने तरीके से नियम लागू करने की को लेकर, नाराजगी को लेकर ही सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की थी। हालांकि उन्हें रोक दिया गया बीच में। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ भोपाल से इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, एक बात तो है जो दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राएं हों, अगर कहीं पे अनियमितता है तो वो खुलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकार कितनी गंभीर है इस पर? देखिए, सुबह बड़ा मार्मिक दृश्य सामने आया। इस वक्त मैं जो आदिवासी हॉस्टल है उसके बाहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूँ। आप तस्वीर इस तरीके की मार्मिक है कि इन बच्चों के पास सुबह तक पीने के लिए पानी नहीं आया। सबके हाथ में बॉटल्स देख रहे हैं। हमने फिर बॉटल्स यहाँ पर लेके दी है। उनका कहना है कि टैंकर्स नहीं आ रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं। यही वजह कि छोटे बच्चे, ये आप देखिए, ये वो हैं नौनिहाल जिन्हें देश का भविष्य मजबूत करना है, लेकिन उनके पास बेसिक सुविधाएं खाने पीने की नहीं है। 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल कर गए हैं। ये सरकारी हॉस्टल है, सुविधाएं ना के बराबर है। और हम पूछ लेते हैं और समाज का ये एक विद्रुप चेहरा जो है वो नजर आएगा। बेटा, क्या दिक्कत है जिसके कारण आप 20 किलोमीटर पैदल चलते गए? क्या क्या नहीं है यहाँ? सर, बहुत समस्याएं हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, विगत कुछ दिनों से कम 8 दिनों से हमें पानी की काफ़ी समस्या, स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा हमें। अच्छा, पानी इतना बेकार आ रहा है, उसको कोई जानवर भी ना पिए, लेकिन हमें पीना पड़ रहा है वो पानी। खाना तो सर नहीं है सर, खाना खाने लायक इल्ली खाने में मिली आ रही है। वो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा अभी। अच्छा, बिस्तर वगैरह नहीं है हमारे पास, बिस्तर वगैरह गद्दे कुछ भी नहीं, स्टडी टेबल नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए सर। एक बैठने के लिए कुर्सी, एक बिस्तर पे 2 लोग सो रहे हैं। खाना खाने के लिए अगर मैडम वार्डन से बोलो कि सामान कब आएगा तो बोल रही है आपने घर से ले आओ, ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो एसी साहब से अगर वो बोलती हैं तो एसी साहब बोलते फंड नहीं आ रहा। फंड आ नहीं रहा तो कहाँ जा रहा है सर? कहाँ जा रहा है? तो कोई खाने पीने में बेटा पानी ना आया? सर पानी अभी भी नहीं आया सर, अभी भी नहीं आया। आपने पानी पिलाया सर? आपने ही पानी पिलाया हम लोगों को। पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। नहाते और पानी वगैरह कैसे? नहीं सर, नहाए नहीं सर, नहाए नहीं। एक कम है। ये कब से चलता है सर? अभी 1 महीने से ज्यादा हो जा रहा है सर। पानी खराब आया जा रहा है, नहा नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे हम लोग उसकी वजह से। हमारा स्कूल 2-3 दिन से स्कूल नहीं गया सर, इसी कारण। स्कूल से हमारे नोटिस है। 4 सालों से मिला ही नहीं है। बिस्तर भी नहीं है सर, बिस्तर सर एक बिस्तर पे कितने लोग सोते सर? हम 4 लोग सोते एक बिस्तर पे सर। 2 बेड है, उसमें 2 4 लोग चार सोते लोग हैं। सोते हैं एक कम्बल 2-2 लोग ओढ़ते हैं। और अच्छा, सर किसी रूम में सर एक ही ऐसे तो बीमारियां हो जाएंगी सर। बहुत सर बीमारियां फैली रही है और बीमारी। सर पानी इतना खराब आ रहा है कि इसमें सर बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को बीमारियां हो रही है सर। मैं सर इसीलिए पैदल चल के चले गए यहाँ इसीलिए गए थे सर, हमारी मांगों को रखने के लिए कि हम कलेक्टर साहब से जो हमारी मांग है सर वो हम पूरी कर सकें और हमारे हॉस्टल में जल्द से जल्द। ये तो चलो बॉयज हॉस्टल हो गया। गर्ल्स हॉस्टल भी था, कमरे हॉस्टल में भी लड़कियों को इसीलिए गई वो भी थी। SC/ST हॉस्टल है। SC/ST है। काफ़ी गंभीर समस्या है गर्ल्स हॉस्टल में। जैसे वहाँ का जो चौकीदार है, गार्ड, वो एक लड़का में भी एक बिस्तर और सर वो पता नहीं लड़की कैसी अवस्था। हाँ बिल्कुल सर, उसके डाइट रूम में घुसा चला जाता है तो सर ये गलत है ना। उनको भी एक बेड पे तो हाँ, उनको खाने बेड पे भी सेम समस्या है यहाँ पे। तो अब क्या बोला है आपसे? यहाँ पे लोगों ने क्या बोला है, सरकार ने क्या बोला है जिनसे अधिकारियों से मिले? तो सरकार ने हमसे ये बोला है कि 15 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान होगा और उन्होंने ये चीज को लिखित में दिया है सर। कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? सर मैं यहाँ से 4 साल से पढ़ रहा हूँ। तो 4 साल से ऐसी समस्या है? हाँ सर, कब से ऐसी समस्या। सामान ही नहीं आया इसमें। कितने साल से? 3 साल। 4 साल मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ, 9 से ये 12th चल रही है मेरी। 4 साल से मैंने यहाँ कोई सामान नहीं देखा, कुछ नहीं आज तक। तो वो जो 4 साल पहले का है? 4 साल वो भी पता नहीं, 4 पहले का पुराना है। हाँ, 5-5, 6-6 साल बिल्कुल राग और
खाने और पानी जैसी बेसिक सुविधाओं के लिए छात्रों को 4 साल तक इंतजार करना पड़ा और जब वो सड़क पर उतरे हैं, डीएम ऑफिस तक गए हैं, तब जाकर कहीं उनकी समस्याओं का समाधान होने का आश्वासन उनको मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं जेन जी और जेन अल्फा के नाम पर भी सियासत तूफान पर है। खबर जयपुर से, जहां कांग्रेस जेन जेड के समर्थन में उतर आई है। जेन जी के समर्थन में कांग्रेस उतरी है। कांग्रेस विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष काराम जूली के नेतृत्व में पोदार स्कूल से विधानसभा तक पैदल मार्च किया। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, स्कूल से विधानसभा तक कांग्रेस विधायकों का ये मार्च है। छात्रों की क्रांति तो हो रही है, लेकिन इसमें सियासत की भी भरपूर एंट्री दिखाई दे रही है। पोदार स्कूल के बाहर ये मार्च निकाला गया। टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये मुख्य द्वार है, जहां पर पैदल मार्च करते हुए कार्यकर्ता पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री हाय हाय के नारे लग रहे हैं और कांग्रेस विधायकों ने जो प्रदर्शन किया है, राजस्थान विधानसभा के बाहर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। एसटीएफ लगाकर अंदर जाने से उन्हें रोकने का आरोप है। ये राजस्थान विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस विधायक बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका आरोप है कि एसटीएफ लगाकर उन्हें अंदर जाने से रोका जा रहा है। टीकाराम जूली हमारे साथ मौजूद हैं, गेट के बाहर खड़े, हाथ में तख्ती है, नन्हे मुन्नो करे पुकार, हमारी मांगे सुनो सरकार। शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं इस बार। आज बात करना चाहते हैं, अभी तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे। देखो, आप लोकतंत्र के अंदर विधायकों को विधानसभा में अंदर आने से रोकना विशेषाधिकार हनन है, और हम सारे विधायक खड़े हैं, गेट बंद है। क्यों बंद है? इसी गेट से जाते हम। आखिरी दिन जब गए थे इसी से गए थे, तो आज क्यों जाने से रोक रहे हैं? पूछा आपने क्यों रोक? अभी तो बताएं जब, तो अभी तो धक्का देके भगा रहे हैं हम लोग। पोदार स्कूल से मार्च करके निकले हैं, क्या मांगे थी? आप कह रहे थे कि कवरेज करने से रोक। स्कूल तो ये समझ लीजिए कि एक चावल का दाना है जिसको उठाकर हमने चेक किया है। पोदार स्कूल इसलिए गए कि 15 दिन पहले मैं वहाँ गया था और वहाँ की जो स्थिति देखी थी, इतनी भयावह स्थिति थी, आप सब लोगों ने भी देखी होगी उसको। इन्होंने मुझे 15 दिन का नाम लिया था कि हम 15 दिन में व्यवस्था सुधार देंगे। वो देखने गया तो आज नया नोटिस बोर्ड मिला वहाँ कि आप अंदर आओगे तो आपको पोस्को का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, राजकार्य में बाधा लगा देंगे। ये स्थिति कर रहे हैं। तो ये तो बीजेपी के पापों को ढकने के लिए ढक्कन कानून लेके आए हैं। ये ढक्कन कानून चलेगा नहीं, इसको वापस लेना पड़ेगा। ऐसे कैसे चलेगा सत्र फिर विधानसभा? तो ये तो इनको देखना चाहिए। इनको चाहिए कि विपक्ष को बुलाएं, विपक्ष से बात करें, जो विपक्ष के इश्यूज हैं उन पे डिस्कस करें। क्या छात्रों पे एक दिन का पूरा सत्र नहीं होना चाहिए? हम चर्चा नहीं करें? क्या समर्थन में? निश्चित तौर पर जेन जी, जेन अल्फा सबके समर्थन में बात तो करनी पड़ेगी। तो नेता प्रतिपक्ष है, गेट के बाहर खड़े हैं, जाने नहीं दिया जा रहा है, भारी सिक्योरिटी लगाई गई है। और मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, छात्रों के बहाने अब सियासत भी हो रही है, छात्रों को लेकर मुद्दे तो उठा रही है कांग्रेस, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी को भी घेरने की पूरी तैयारी है। हाँ बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र का पहला दिन है, लेकिन पहले दिन ही कांग्रेस ने मन बना लिया था कि शिक्षा के मुद्दे पर और जेन जी के समर्थन के मुद्दे पर ये विरोध प्रदर्शन होगा। और विरोध प्रदर्शन की तस्वीर देखिए, भारी एसटीएफ यहाँ पर लगा। ये विधानसभा का गेट है और गेट के पास यहाँ पर तमाम जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं। अब देखिए, जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं वो धरने पर बैठे हैं, बदहाल शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि जेन जी जो है उनके समर्थन में हम यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जितने भी लोग हैं, आप देखिए सचिन पायलट उधर बैठे हुए हैं, सचिन पायलट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से आदेश निकाला कि स्कूल में वीडियोग्राफी नहीं होगी, कोई फोटो नहीं खींचेगा, उसको लेकर ये एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और उसी विरोध प्रदर्शन के तहत जब विधानसभा सत्र में सरकार से जवाब मांगने के लिए अपोजिशन पहुंची है तो उनको जवाब नहीं मिल रहा, उनको अंदर जाने से रोका जा रहा है। और ये विधानसभा गेट के बाहर हाथ में तख्ती लेकर सारे विधायक यहाँ पर आप देखिए बैठ चुके हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन से लेके सचिन पायलट से लेके सारे जितने भी विधायक हैं, कांग्रेस के तमाम नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सब कोई यहाँ पर बैठा हुआ है। इस समय हाकिम जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रखेंगे। हमें जनता की, छात्रों की आवाज़ उठाते रहेंगे। और जो शिक्षा मंत्री ने तुगलकी फरमान जारी किया है, उस तुगलकी फरमान को जब तक शिक्षा मंत्री वापस नहीं लेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आवाज़ जारी रहेगा। आज का आंदोलन ये हमारे यहाँ बैठने, हम तो अंदर जा रहे थे, हमारे को गेट के ताला लगा कर रोका गया विधायकों सदन के अंदर जाने से, इसलिए हम यहाँ बैठ गए।
ये ताला लगा दिया है। ये पीछे आप देखिए, सारे विधायक लाइन से खड़े हैं, हाथ में तख्ती लेके, अमीन कागजी से लेके सारे सब कुछ, और अभी भी जो है गेट का ताला लगा है। रोहित बोरा वहां पर खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि हम तो शांतिपूर्वक मार्च करने के लिए जा रहे थे, लेकिन चूंकि पहले से ही सरकार को बता दिया गया था कि सरकार के मुद्दे पर अपोजिशन सवाल पूछना चाहती है, जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार की है, लिहाजा विधानसभा सत्र में पटल पर ये तमाम बातें रखी जाएंगी। देखिए, मुद्दा वाजिब होना चाहिए, मुद्दा छात्रों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर अगर राजनीति कोई पार्टी कर भी रही है तो ये मौका तो सत्ता पक्ष ही उसे दे रही है, राजनीति का मौका ना दे राजनीति नहीं होगी। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जेएनजी का मुद्दा राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह तूल पकड़ रहा है। सीएम योगी ने इसलिए एक बड़ी पहल की है। कई शहरों में छात्रों के प्रदर्शन को बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया है। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए आदेश भी दिए हैं। सीएम ऑफिस के अधिकारियों को नोडल ऑफिसर को बनाया गया है और शिक्षण संस्थानों की निगरानी का जिम्मा उन्हें सौंप दिया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक एक स्कूल की निगरानी, वहां पर छात्रों की समस्या, खाने पीने, रहन सहन, शिक्षा व्यवस्था क्या सुदृढ़ है या नहीं, उसके लिए अब नोडल ऑफिसर को चेक करना पड़ेगा और अगर कुछ गलती निकली तो फिर उसे बैलेंस करना होगा। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, बहुत अच्छा कदम है ये, क्योंकि इतने स्कूल हैं, कहां क्या अनियमितता हो रही है कैसे पता चलेगा? मीनाक्षी, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो स्कूली छात्र हैं उनको लेकर के बड़ा फैसला किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिस यानी कि सीएम ऑफिस को निर्देश दिया है कि नोडल अफसरों की बाकायदा नियुक्ति करके जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्कूल हैं, चाहे वो सर्वोदय स्कूल हों, बेसिक शिक्षा के हों, माध्यमिक शिक्षा के हों, अगर स्टूडेंट्स को कहीं भी कोई भी परेशानी आ रही है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी वहाँ के जिलाधिकारी को होगी, बेसिक शिक्षा अधिकारी को होगी और संबंधित अधिकारियों की होगी, जिनका जिम्मेदारी होती है स्कूलों में पठन पाठन सही तरीके से हो सके। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में जिसमें लखनऊ भी शामिल है, वहां पर छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन प्रदर्शनों का न सिर्फ संज्ञान लिया है बल्कि अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स करते हुए इस पूरे मामले में न सिर्फ सीधे आदेश जारी किए हैं बल्कि यूपी के चीफ सेक्रेटरी जो है एसपी गोयल, उनकी तरफ से बाकायदा सभी मंडलायुक्तों को, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है और इस बारे में एक चिट्ठी भी लिखी गई है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ कोऑर्डिनेशन होगा शिक्षक का अभिभावकों के साथ, बल्कि वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं रहें, पढ़ने की व्यवस्थाएं रहें, टॉयलेट की व्यवस्थाएं रहें, छात्र छात्रों को कोई दिक्कत ना हो और लगातार संवाद जारी रहे। इसको लेकर के एसपी गोयल ने बाकायदा पत्र लिख करके सभी मंडलायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि छात्र छात्राओं के मामले में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी लिखा है कि सोशल मीडिया पर न सिर्फ पैनी नजर रखनी है बल्कि अगर कोई भी गलत और भ्रामक जानकारी दे रहा है सोशल मीडिया पर तो जिला अधिकारी यानी कि डीएम के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सही जानकारी लोगों तक दी जाए, अभिभावकों तक दी जाए, छात्रों के साथ नियमित संवाद किया जाए। तो कुल मिलाकर के जो जंजीज हैं उनके प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कड़े कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। प्रदेशों में हमने परिस्थितियां देख ली हैं, अभी भोपाल की हमने खबर दिखाई, राजस्थान में सियासी मुद्दा इसे बना दिया गया, झारखंड की तस्वीर और उससे बड़ी मिसाल तो दिल्ली में हमने देखी। उसी को देखते हुए अब पहले से ही सरकार अगर प्रोएक्टिव मोड पे आकर काम करती है तो ये सरकारों के लिए भी बेहतर है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर पाकिस्तान की गुस्ताखी की, करारे जवाब दिए जाने की। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भारत ने बुलडोजर एक्शन किया है। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से सभी अवैध अतिक्रमण और सुरक्षा घेरे को हटा दिया है। साथ ही उन अवैध ढांचों को भी हटा दिया गया है जो पाकिस्तानी दूतावास के वीजा सेक्शन के पास अवैध तरीके से बने हुए थे। इस कार्रवाई को भारत का टिट फॉर टैट एक्शन माना जा रहा है। 3 दिन पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा ढांचे को मनमाने तरीके से हटा दिया था। पाकिस्तान की इस हरकत को भारत ने सूद समेत लौटाया है। डिप्लोमेटिक सूत्रों के मुताबिक ये एक सोची समझी और संतुलित जवाबी कार्रवाई है। नई दिल्ली का ये कदम बता रहा है कि पाकिस्तान के किसी भी उकसावे का जवाब भारत तुरंत देगा। भारत पहले भी पाकिस्तान को यह चेता चुका है कि अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान की गुस्ताखियों से भारी पड़ गई। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के किसी भी उकसावे का जवाब तुरंत देने के लिए वो तैयार है। आगे भी अगर पाकिस्तान कुछ गुस्ताखी करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर बने इलीगल कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैक एरिया है पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर का, जहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था, शेल्टर बनाया गया था, जहां पे पाकिस्तान एम्बेसी आने वाले लोगों को बैठाया जाता था। बता दें आपको कि ये गेट के बाहर की जगह है। पाकिस्तान एम्बेसी के जो दीवार है उसके बाहर एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया गया था और यहाँ पे लोगों को बैठाया जाता था। पाकिस्तान पासपोर्ट ओनली जो लोग यहाँ पर आते थे उनसे बातचीत करने के लिए, उन्हें बैठाने के लिए, जो वीजा के लिए आते थे या किसी इंक्वायरी के लिए आते थे, उन्हें बैठाने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से डेस्क भी बना दी गई थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पे शेल्टर बना दिया गया था। लेकिन कल यहाँ पर एक्शन लिया गया है भारतीय एजेंसियों द्वारा। यहाँ पे जो पहले सुरक्षा का घेरा था उसे हटाया गया था और उसके बाद बुलडोजर आया और बुलडोजर ने यहाँ पे इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो रखा था, जो टेम्परेरी शेल्टर बनाया गया था, जो बेंचेस बनाई गई थी, उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया था। 2 जगह ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ था और ये दोनों जगह पाकिस्तान एम्बेसी के बैक एरिया में किया गया था। पाकिस्तान एम्बेसी को जितनी जगह अलॉट की गई है उसके अलावा भी उन्होंने घेरने की कोशिश की थी, जगह हथियाने की कोशिश की थी और ये जवाबी कार्रवाई तब की गई है जब इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के बाहर से पाकिस्तान ने सुरक्षा का घेरा हटाया। फिर टिट फॉर टैट रिएक्शन के तहत भारत में पहले पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर से सुरक्षा में जो बैरिकेडिंग लगी थी उसे हटाया गया। उसके बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर एक्शन जो लिया गया वो भी आपको बता दें। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से अवैध अतिक्रमण और सुरक्षा घेरा हटा दिया गया। अवैध ढांचों को भी ध्वस्त किया गया जो पाकिस्तानी दूतावास के बाहर वीजा अनुभाग के पास अवैध तरीके से बनाया हुआ था। इसे भारत पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक स्तर पर हुए एक महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखा जा रहा है। अनामिका गौड़ दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। अनामिका, आमतौर पर हमने देखा नहीं है कि जहां भी ऐसी एम्बेसीज होती हैं, हाई सिक्योरिटी एरिया होता है, वहां पर ऐसे इस तरीके की कार्रवाई हो, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर इस तरीके की कार्रवाई होना पाकिस्तान को साफ तौर पर एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल एक संदेश तो जरूर दिया गया है, लेकिन ऐसा एम्बेसी करती भी नहीं है। ये केवल पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर का कंस्ट्रक्शन था। जो ये फुटपाथ का एरिया आप देख रहे हैं, इस पर इलीगल इंक्रोचमेंट किया गया था। हमारे ठीक सामने ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, हालांकि हम उसकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वहां पे इस तरीके का कोई अनामिका, मेरे ख्याल हम सभी एक चीज में थोड़ा सा चूक कर दे रहे हैं। कई बार बात करते करते ये हो जाता है। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर इस तरीके की ये कानूनी कार्रवाई की गई है। हाई कमीशन के बाहर की तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए अभी के अगर हम आपको यहाँ पे ताज़ा हालात बता दें कि हाई कमीशन को खोला ज़रूर गया है। जो लोग यहाँ पे पासपोर्ट के लिए रिन्यूअल के लिए आ रहे हैं या फिर अपने वीज़ा के रिन्यूअल के लिए आ रहे हैं, वो अब सीधा अंदर जा रहे हैं। थोड़ी देर में इस विंडो को खोला जा रहा है और यहीं पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। जो पाकिस्तान हाई कमीशन की दीवार है वो केवल यहीं तक है और इसके आगे को जो भी कंस्ट्रक्शन था वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था। केवल एक जगह पे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया था, बल्कि आगे भी आप देखेंगे तो एक और ढांचा बनाया गया था। 2 विंडो थी जहां पे लोग आते थे तो उन्हें रुकाया जाता था। लाइन यहीं से शुरू होती थी और यहीं से लोगों को फिर बारी बारी करके अंदर उनके नंबर के हिसाब से जाने दिया जाता था। कल दोपहर 2-2:30 बजे की ये घटना है कि जब एनडीएमसी का बुलडोजर यहां पे आया तो इन दोनों अवैध निर्माण को यहां पर ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि अभी तक पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से यहां पे तो कोई भी कुछ बात नहीं कही गई है, लेकिन जो बैरिकेडिंग थी, सुरक्षा का जो ढांचा था, वो भी यहां से हटा दिया गया। अब यहां पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। जो लोग आ रहे हैं वहां पे कुछ लोग हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर का कि अब पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर से कुछ आवाज आए या उन्हें बुलाया जाए तो वो अंदर जाए। ये वो लोग हैं जो अपने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आए हैं या फिर वीजा लेने के लिए आए हैं, घंटों से इंतजार कर रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पे जो काम हो रहा है वो रुक कर हो रहा है। मीनाक्षी।
तो अनामिका, एक बड़ा एक्शन लिया गया है, जो कि हमने देखा है कि किस तरीके से जो एंक्रोचमेंट था, इलीगल एंक्रोचमेंट था, उसे हटाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मॉनसून की मूसलाधार मार से अभी निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। जुलाई से जारी जल प्रहार और तबाही की तस्वीरें अगस्त में भी थमने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर में तेज बारिश, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का अलर्ट है। पिथौरागढ़ में वैली ब्रिज के सैलाब में बह जाने से 3 घाटी से कनेक्टिविटी टूट गई है। उत्तराखंड के सोलन इलाके में जबरदस्त लैंडस्लाइड की तस्वीर आई है। इसके चलते कालका शिमला रेल रूट बाधित है। ट्रैक पर पानी और मलबा आ चुका है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार बारिश और बाढ़ के चलते रियासी और बगलिहार डैम का गेट खोलने की नौबत आ गई है। इधर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बाढ़ बारिश के चलते बंगाल से लेकर उड़ीसा हालात विकट हैं। ओडिशा के मयूरभंज, बालासोर, केंद्रपाड़ा समेत 6 जिले डूब जोन में आ गए हैं। केंद्रपाड़ा इलाके में सैलाबी अटैक के बाद युद्ध स्तर पर आपदा प्रबंधन टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। स्कूल में फंसे हुए 250 से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। असम के गुवाहाटी में तेज बारिश के चलते सड़क पर दरिया बह रहा है। सबसे पहले हिमाचल के सोलन से तबाही का मंजर आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर अचानक पहाड़ के दरकने से हड़कंप मच गया। 4 लेन सड़क पर चट्टानों का अटैक हो गया। हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के वक्त स्पॉट से काफी दूरी पर गाड़ियां खड़ी थी। लैंडस्लाइड के चलते काफी देर तक ट्रैफिक ठप रहा। तो ये सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ वैसे ही किस तरीके से आवाजाही ठप हो गई। पूरा मलबा तरक कर आकर सड़क पर गिर गया। 4 लेन ये हाईवे है जो इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है और गाड़ियां हालांकि दूर खड़ी थी, जिसके चलते किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मलबा हटाने में वक्त लगा, जिसके चलते ट्रैफिक काफी देर तक ठप रहा। कैसे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा तरक कर सड़क पर आ गया, 4 लेन हाईवे पर आ गया। सोलन में फ्लैश फ्लड के अटैक से कई स्पॉट्स पर बहुत तबाही आई है। सोलन जिले के करीब 10 से ज्यादा लोकेशन पर हैवी लैंडस्लाइड का तांडव देखने को मिला। सड़क किनारे सैलाबी अटैक के चलते कार डूब गई, कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। सड़क पर जल भराव के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लगातार बारिश के चलते कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर कितना पानी है। फ्लैश फ्लड का अटैक होने की वजह से ये रेल रूट बंद कर दिया गया है। ट्रैक पर इस वक्त मलबा भरा हुआ है। एक ये तस्वीर भी आप देखें, ट्रैक की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, पानी ही पानी है, मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। और इससे पहले भी जो तस्वीर आपने देखी लैंडस्लाइड के बाद और मूसलाधार बारिश के बाद, सड़क पर इतना पानी है कि गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। ट्रैफिक आवाजाही पूरी तरीके से ठप दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में भी मूसलाधार संकट के हालात विकट बने हुए हैं। भूस्खलन के चलते धारचूला में पुल टूट गया। ये वैली ब्रिज टूटने से धारचूला तहसील मुख्यालय से दारामा और चौदास घाटी का संपर्क पूरी तरह कट गया। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भारी बारिश से तबाही का मंजर है। बॉर्डर रोड वाले इलाके में वैली ब्रिज टूटने से 3 घाटियों से कनेक्टिविटी ठप हो गई है। पुल के टूटने से चीन सीमा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सड़क मार्ग भी बाधित हो गया है। इसके साथ ही आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भी आवाजाही प्रभावित हुई है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क धारचूला और जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किस तरीके से वैली ब्रिज टूटा, उसकी वजह से कई जगहों का संपर्क आपस में टूट गया है। नदी का बहाव बेहद तेज है, जिसके कारण ये ब्रिज प्रभावित हुआ। अब पहाड़ों में लगातार बारिश के चलते उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो एक और तस्वीर आपके सामने ऋषिकेश से आई है। गंगा नदी का जल स्तर खतरनाक लेवल को पार कर चुका है। गंगा नदी का जल स्तर उफान पर दिखाई दे रहा है। घाट के किनारे लोगों को लगातार सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। पानी तेजी से बढ़ रहा है। कई सीढ़ियों को पहले ही अपनी आगोश में ले चुका है। निचले इलाकों में लोगों को जाने की मनाही कर दी गई है। गंगा नदी में उतरना तो जानलेवा साबित हो सकता है। इस वक्त गंगा नदी बहुत उफान पर है। उत्तराखंड के बाद अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां के डिंडोरी में लगातार बारिश से ग्राउंड पर हालात बिगड़ गए हैं।
जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर सड़क पर अचानक दरिया बहने लगा। पानी के प्रचंड प्रहार में पूरा इलाका डूब क्षेत्र बन गया है। सड़क को कनेक्ट करने वाली पुलिया पर पानी के तेज धार के बाद आवाजाही बंद हो गई और उफनती नदी को पार करने के चक्कर में कई लोगों की जान पर बन गई। सैलाब आफत के चलते पूरा इलाका प्रभावित है। 15 से ज्यादा गांव डूब गए हैं, कई जानवर बह गए और इसी दौरान बह रहे एक बेजुबान को एक शख्स ने जान पर खेलकर बचाया है। तो डिंडोरी में किस तरीके से ये पूरा इलाका इस वक्त दरिया में तब्दील हो चुका है और उसी पानी में से लोग पार करने को मजबूर हैं और जो जानवर बह रहा था उसको भी किस तरीके से एक शख्स ने बचाया अपनी जान पर खेलकर। अब पहाड़ों में बारिश के चलते मैदानी इलाकों में क्या स्थिति है वो तस्वीर भी आपके सामने। बनारस का ये नमो घाट आप देख रहे हैं जो पानी से लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। कई दफा मैं खुद इस घाट पर गई हूं, कई रिपोर्टिंग असाइनमेंट किए हैं। जब बारिश के दिनों की बात नहीं होती है तो जल स्तर बहुत नीचे होता है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि ये घाट के ऊपर तक पानी अब छूने को आ रहा है। अब एक और तस्वीर वाराणसी की ही आप देखें, ये पूरा इलाका अब डूब जोन में तब्दील हो चुका है। ये जहां हाथ आप देख रहे हैं नमो घाट में, दरअसल यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो पूरा प्लेटफॉर्म इस वक्त पानी के अंदर डूब चुका है। हिदायत यही दी गई है कि एक तो नदी के किनारे जाने से बचें। नदी के किनारे आसपास से अगर झुग्गी झोपड़ी या बस्ती अगर है तो आप वहां से तुरंत, प्रशासन का आदेश यही है और प्रशासन से आप मदद मांगे। अगर मदद नहीं मिल रही है तो फौरन किसी सुरक्षित स्थान पर आप चले जाएं। अब बात अब प्रयागराज की करते हैं जहां संगम किनारे का इलाका तेजी से डूब रहा है। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण किला घाट के पास बाढ़ का कहर है। प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जैसे ही गंगा नदी उफान पर आई वैसे ही किस तरीके से पानी सड़कों पर भी आ गया और प्रयागराज में डेंजर अलर्ट इस वक्त अनाउंस किया गया है। प्रशासन लगातार लोगों से ये कह रहा है कि सुरक्षित जगहों पर जाएं और बाकायदा इस तरीके से ये बैरिकेडिंग टाइप की गई है ताकि लोग दूसरी तरफ ना जाए नदी के, ताकि जहां पर पानी का लेवल ज्यादा है वहां पर लोग नहाने के लिए ना जाए। बाकायदा नहाने के लिए एक अलग सी जगह बनाई गई है जिसमें लोग स्नान करें और यही वजह है कि इस वक्त प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। यूपी के गोंडा में भी सैलाबी अटैक से तबाही का मंजर है। घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिसके चलते गोंडा से सटे हुए गांव के इलाके डूब जोन में तब्दील हो गए हैं। ये तस्वीर आप देखें, ये ग्रामीण इलाका दिखाई दे रहा है और ग्रामीण इलाका जहां पर मेजर एरिया जहां खेत खलिहान होते हैं वो सब कुछ पानी के अंदर डूब गए हैं। झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं, पुराने ज़माने के जैसे कच्चे मकान हुआ करते थे वो भी लकड़ी के बने हुए ये झुग्गी झोपड़ियां वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। अब इन्हें कैसे रिहैबिलिटेट किया जाता है, कैसे इन तक खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जाती है। अब देखिए जैसे गेहूं ही सूख रहा था अब वो भी पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। अब कब इसका आटा पिसाया जाएगा, क्या परिस्थिति होगी, इंसान खाएगा क्या। नाव चलाने की नौबत सोचिए खेतों में आ गई है। और अब तस्वीरें उड़ीसा के मयूरभंज की दिखा रहे हैं। उड़ीसा में बाढ़ से हालात खराब बने हुए हैं। मयूरभंज और बालासोर में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भर गया है। तो ये मयूरभंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रिहायशी इलाकों में बोट चल रही है, जहां पर नदी किस तरीके से उफान पर आ गई है और उसी बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, बाकायदा लोगों तक रिलीफ की सामग्री भी पहुंचाई जा रही है क्योंकि रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, खेत खलिहान पूरी तरह पानी में डूब गए और यही वजह है कि इस वक्त वहां पर हालात विकट बने हुए हैं। ओडिशा के ही केंद्रपाड़ा की अब एक तस्वीर आप देखें। जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनकी ये तस्वीर है। यहां सैलाबी आफत के चलते एक स्कूल में 250 से ज्यादा बच्चे फंस गए। इन्हें रेस्क्यू कर निकाला गया। फायर फाइटर्स की टीम इलाके में बहुत एक्टिव है। कई ग्रामीण लोगों को भी सैलाब के बीच से बचाया गया है। उन्हीं की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बंगाल में भी बाढ़ का कहर है। पश्चिमी मेदिनीपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। यहाँ नारायणगढ़ इलाके में बाढ़ का कहर जारी है और जैसी तस्वीर उड़ीसा में देखी गई थी वैसी ही तस्वीर लगभग बंगाल में भी देखने को मिल रही है। नारायणगढ़ में कैसे ग्रामीण इलाके में बाकायदा एक बोट चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। पूरी तरह खेत डूब गए हैं पानी में और बंगाल, उड़ीसा ये तमाम राज्य है जो पिछले कई दिनों से मानसून की मार झेल रहे हैं।
अब असम की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर पिछले तकरीबन 1.5 महीने से हालात बहुत खराब है। अब तो गुवाहाटी की तस्वीर आप देखें, बद से बदतर हो रही है। देर रात बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। सड़क पर इतना पानी है कि किसी तरह ये गाड़ी इस पानी को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। थोड़ा सा जल स्तर और बढ़ा तो गाड़ियों के इंजन तक पानी पहुंचने लगेगा। अब एक रिक्शा सवार बड़ी मुश्किल से चुनौती को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जो स्कूटीज हैं उसका इंजन में बड़ी आसानी से पानी चला जाता है। स्कूटी बंद होने का खतरा भी होता है, लेकिन क्या करें, इस बार इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि सरकार चाहे कितने भी तैयारी करे वो सब कम ही दिखाई दे रहे हैं। और असम के बाद अब आपको जम्मू कश्मीर ले चलते हैं, जहां पर लगातार आसमानी आफत बरस रही है। डोडा जिले में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। राजौरी में लैंडस्लाइड के चलते हड़कंप मच गया। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान टूट कर गिर रहे हैं, जिसके चलते हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई है। डोडा में सैलाब की तस्वीरें कोई नई नहीं है। पिछले कई दिनों से, लगभग कहीं 1 से 1.5 महीने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। बादल फटने से नदियां उफान पर आ रही हैं। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के चलते रियासी का ये डैम आप देखें, इस डैम का पानी खोल दिया गया है। पानी भरने के चलते हालात मुश्किल हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी है। पानी का फ्लो और इसका रंग ही बता रहा है, क्योंकि जब भी बाढ़ का पानी होता है पहाड़ों से आए हुए मिट्टी को, गाद को अपने साथ लेकर आता है, इसलिए पानी का रंग भी मटमैला इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। रियासी से ये तस्वीर आई है, जहां पर फिलहाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। तेजी से यहां से पानी आगे जाता दिखाई दे रहा है। बात अब राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां देर रात रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। ये तस्वीर दिल्ली के द्वारका इलाके की है, जहां बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। गाड़ी चालकों को काफी सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ी है। उधर दिल्ली एयरपोर्ट के इलाके में भी जलभराव की स्थिति दिख रही है। कल रात हुई जोरदार बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी जमा हुआ। आज सुबह की तस्वीरों में भी जलभराव की स्थिति देखी जा सकती है। फिर राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर द्वारका इलाके की बात करें या फिर एयरपोर्ट रोड, सबसे अगर कहें तो अच्छे एरियाज में माना जाता है, लेकिन वहां पर ही इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके चलते इसी पानी से लोग निकलने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र से गुजरात तक फैले हुए बॉस स्कैम से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। अहमदाबाद में 1.5 करोड़ रुपए के बॉस स्कैम की जांच, एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। जांच में नेटवर्क के चीन और पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध कनेक्शन सामने आए हैं। अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर अपराध के लिए खरीदे गए करीब 4500 सिम कार्ड बरामद किए हैं। साइबर ठगों ने खुद को बॉस बताकर एक कर्मचारी को झांसे में लिया और उससे 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। शिकायत मिलने के बाद अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और ठगी गई रकम में से 1 करोड़ 3 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। पीड़ित को वापस भी कर दिए गए हैं। पुलिस ने पश्चिम बंगाल से 2 और बिहार, झारखंड से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद किए हैं। इसमें एक ऐसा डिवाइस भी शामिल है जिसके जरिए एक साथ 4 सिम कार्ड चलाए जा सकते हैं। पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपियों ने साइबर अपराध को अंजाम देने और अलग अलग ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए करीब 450 सिम कार्ड खरीदे थे। 4,500 सिम कार्ड खरीदे गए। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर अनुपम गहलोत साहब हैं। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो लोग अरेस्ट किए हैं, इनका क्या रोल था इसमें? हम लोगों ने वेस्ट बंगाल से 2 एक्यूज को अरेस्ट किया है और बेसिकली यहाँ पे जून के महीने में अहमदाबाद साइबर क्राइम में एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें 1.5 करोड़ रुपया अपने बॉस के नाम पे निकाला गया था। पैसा लेके चीटर्स ने वहाँ से साइफनिंग किया था। इमीडिएटली साइबर क्राइम की टीम ने कार्रवाई की और लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपये हम लोगों ने रिकवर करके फरियादी को वापस भी दे दिया। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो किस तरह से ये टारगेट करते हैं अपने? इसमें जनरली हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे अकाउंटेंट्स जो फाइनेंस का काम करते हैं कंपनीज में, ये अभी सारी कंपनीज के डिटेल वेब पे अवेलेबल है। उसके थ्रू ये लोग जाते हैं, फिर वो देखते हैं नंबर्स वगैरह कहाँ पे हैं, कौन सा नंबर से कांटेक्ट होता है, उसके नंबर अकाउंटेंट तक पहुँचते हैं। फिर अकाउंटेंट्स के जनरली अकाउंटेंट्स में क्या कि अपना व्हाट्सएप को सीधे जो वेब पे, सीधे अपना कंप्यूटर पे वेब पे करते हैं, जो लिंक कर देते हैं। जो बॉस है उसका मोबाइल किस नाम से सेव किया हुआ है,
जैसे प्रवीण सर, इनको पता है इस कंपनी के ऑनर्स डायरेक्टर्स कौन है, तो प्रवीण सर के नाम से कर लिया। फिर उनका डीपी में क्या लगा है वही डीपी एज इट इज़ करके वो अपने इन जो सिम कार्ड मैंने बताया जो फ्रॉड लोग इकट्ठा करके रखते हैं उस पर वो उसी से इनके ऊपर मैसेज डालेंगे। नंबर अलग रहेगा, मोबाइल नंबर, लेकिन ये लोग देखते भी नहीं कि भाई डीपी सेम है, नाम सेम है, तो इनको ऐसा लगता है कि हमारे बॉस का मैसेज है कि ट्रांसफ़र दिस मच अमाउंट टू दिस नंबर, या इनको दे दो, ये तुरंत उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से ये पैसा के साइफनिंग करते जाते हैं और ये पैसा भी घूम के सीधे अदर कंट्रीज़ में निकल जाता है। वो फिर घूम घाम के कुछ पैसा अपने भी कंट्री में आ जाता है इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, कुछ अलग चला जाता है। तो इस तरह से बॉस स्कैम का जो अभी काफ़ी प्रचलन है। इस पूरे स्कैम को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हैकर्स जिप फाइल भेजकर ये ठगी को अंजाम देते थे। कंपनी के बॉस को जिप फाइल भेज देते थे और उसे क्लिक करते ही व्हाट्सएप हैक हो जाता था। हैकर्स को व्हाट्सएप का रिमोट एक्सेस मिल जाता था और फिर यहीं से ठगी का खेल शुरू होता था। ये बॉस स्कैम जो है ये एक जिप फाइल के जरिए होता है। एक जिप फाइल आपके मोबाइल पे आती है और उस जिप फाइल को, जैसे इनके मोबाइल पे 5 अगस्त को एक जिप फाइल आई थी। जिग्नेश भाई आप बता सकते हैं कौन सी जिप फाइल थी? इनके मोबाइल पे इस तरह से 5 अगस्त को एक जिप फाइल आई थी। इनफैक्ट इनके सेल्स डिपार्टमेंट में वो जिप फाइल आई थी और वहाँ से अकाउंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र की गई कि इस तरह का कोई कंप्लायंस इशू है जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है। जाहिर सी बात है कि जो अकाउंट डिपार्टमेंट की टीम है वो उस पर तुरंत एक्ट करेगी और इन्होंने वो जिप फाइल क्लिक की और उसके बाद मालवेयर जो है इनके मोबाइल में लोड हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके मोबाइल में जब हम देखते हैं 10 अगस्त को जो इनको मैसेज आया है उससे पहले 5 अगस्त को ये जिप फाइल लोड हुई है और उसके बाद कुछ दिनों तक इनके मोबाइल को बाकायदा पूरी तरह रिसर्च किया गया है स्कैमर्स द्वारा। और इंटरेस्टिंगली जिस नंबर से इनके बॉस का डीपी वगैरह एडजस्ट करके इनको मैसेज भेजे गए, उस नंबर से कुछ पुराने कन्वर्सेशन भी लोड किए हुए हैं ताकि इन्हें डाउट ना हो उसके बारे में। और इस वजह से बॉस की जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है उसे इन्होंने सही मान लिया और उसका ये शिकार हो गए। मुंबई में भी पुलिस ने 2 हैकर्स को अरेस्ट किया है। इनके पास से 161 सिम बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये कंपनी का बॉस बनकर वारदात को अंजाम देते थे। हैकर्स नई सिम लेते, फिर व्हाट्सएप पर बॉस की फोटो लगाते थे और फिर कर्मचारी को बॉस बनकर मैसेज करते थे, पैसे ट्रांसफर कराते। पुलिस ने और क्या खुलासे किए हैं, सुनिए। मुंबई पुलिस के साइबर विभाग के डीसीपी बजरंग बनसोड़े हैं। सर, ये जो 2 गिरफ्तारियां आपने की हैं, क्या मोडस ऑपरेंडाई था, ये बॉस स्कैम होता क्या है और कैसे इसको अंजाम दे रहे थे ये लोग? ये बॉस स्कैम एक्चुअली ये है कि व्हाट्सएप में आपके किसी परिचित का या आपके ऑफिस के सीनियर्स का या कंपनी के किसी सीनियर्स का फोटो डीपी लगा के वहाँ से मैसेज आ जाता है कि दिस इज़ माय न्यू नंबर, और उसके बाद आगे वाले इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं कि आई एम बिजी, बहुत जल्दी है, अर्जेंटली इस नंबर पे इतना इतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसको ये भुगतान कर दीजिए। और वो जो उसका असिस्टेंट होता है उसको मान लेता है कि हाँ भाई ये मेरे बॉस का ही दूसरा नंबर हो सकता है, और उस झांसे में आके वो तुरंत हड़ी-बड़ी में मनी ट्रांसफ़र कर देता है और वो उसी में साइबर ठगी हो जाती है उसकी। जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये किसी थर्ड आदमी के नाम पे सिम बोगस ले लिया गया है, यानी कि म्यूल सिम खरीदा हुआ है। तो फिर वो सिम बनाने वाला और उसको इस्तेमाल करने वाला उनके तक हम पहुँचे, और फिर ऐसे बोगस सिम बेचने वाला जो आदमी था उसको हमने बिहार से अरेस्ट किया, और उस सिम को इस्तेमाल में लाने वाला आगे वाला जो आदमी था उसको हमने झारखंड से अरेस्ट किया। और 2 लोगों की जो गिरफ्तारी है उसमें वो शख्स भी है जिसने कॉल किया था और साथ ही उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया जिसने ये सिम कार्ड प्रोवाइड किया था। 161 सिम उसके पास से मिले। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप सिम पोर्ट कराने जाते हैं और सिम लेने जाते हैं किसी दुकान पर, अगर दुकानदार किसी बहाने आपको कह दे रहा है कि ये पोर्ट नहीं हो पा रहा है या सिम आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसकी भी जांच कर लें, क्योंकि इस मामले में यही हुआ। एक आर्मी पर्सनल जो थे वो एक सिम कार्ड के दुकान पर गए, वहाँ पे सिम कार्ड लेने की कोशिश की, पोर्ट कराने की कोशिश की। दुकानदार ने सारे KYC के डिटेल्स उनके ले लिए और बाद में कह दिया कि वो पोर्ट नहीं होगा, और उनके नाम पर एक सिम कार्ड जनरेट किया और उसी सिम कार्ड से ये बॉस स्कैम को अंजाम दिया जा रहा था। खतरा सिर्फ स्कैमर्स नहीं बल्कि मिलावटखोर भी बड़ी आफत है। त्योहारों से पहले मिलावटखोर पूरी तरह से एक्टिव है। चंद पैसे के मुनाफे के लिए ये कारोबारी आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर के 102 फूड सेंटर पर छापा मारा। इस दौरान कई दुकानों में गड़बड़ियां पाई गई, जिसके बाद दुकान मालिकों को नोटिस दिया गया। लखनऊ में भी अवैध डेयरियों के खिलाफ नगर निगम का एक्शन देखने को मिला है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील में मिलावट का मामला सामने आया। मनाली में मिड डे मील में खीर खाने से 40 बच्चे बीमार हुए हैं। वहीं गुजरात के भावनगर में नकली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। आइए बात आपको बताती हूं राजस्थान की, जहां जयपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पूरे राज्य में एफडीए ने शुद्ध आहार मिलावट पर वॉर कैंपेन शुरू किया है। इस अभियान के तहत एफडीए ने जयपुर में 102 फूड सेंटर पर रेड की। रेड के दौरान 142 खाद्य सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए। शुरुआती जांच में खाने पीने की चीजें बासी और मिलावटी मिली। इसके बाद 893 किलो से ज्यादा की खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट किया गया। साथ ही मानक तोड़ने पर खाद्य विभाग ने 9 कारोबारियों पर नोटिस जारी किया। बिना लाइसेंस के चल रही मिठाई कारखाने पर भी रेड की गई। 300 किलो नकली सोन पापड़ी पर भी कार्रवाई हुई और उसे नष्ट किया गया। कई मशीनें हैं जिन्हें सील किया गया। तस्वीर हिमाचल प्रदेश की भी आपको दिखा दें। मनाली में मिड डे मील में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी में मिड डे मील खाने से 40 बच्चे बीमार हो गए। स्कूल में लंच के दौरान बच्चों को खीर परोसी गई थी, जिसे खाने के बाद कुछ ही समय में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। स्कूल में मौजूद 43 बच्चों में से करीब 38 से 40 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि बच्चों के घर पहुंचने के साथ साथ उन्हें उल्टी होने लगी, दस्त होने लगी, पेट दर्द, बुखार जैसी शिकायतें आई। कुछ बच्चे तो स्कूल के बाहर बेहोश होकर गिर गए। घटना के बाद बीमार बच्चों को फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत को देखते हुए 5 से 7 बच्चों को कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल रेफर किया गया। बाकी बच्चों का इलाज डॉक्टर्स की निगरानी में हो रहा है। तो उसको भी शिकायत हुई कि जैसे स्कूल से निकले घर में पहुंचा नहीं, रास्ते में ही लुढ़क गया था और उसको उल्टी आना स्टार्ट हो गई और 10 मिनट साथ में चल पड़े। और उसके बाद मेरी वाइफ को पता चला कि वो वाइफ को आवाज मारी रास्ते से कि भाई जोर जोर से चिकना लगा बच्चा। तो मम्मी उसके पास पहुंच गई, तो जैसे देखा तो उल्टी मार रहा था। और ये उल्टी ऐसे नहीं थी, सिंपल नहीं थी, येलो कलर की उल्टी आ रही थी। और जो स्कूल से बच्चे ने यही बताया कि हमने खीर खाई और खीर की वजह से फूड पॉइजन हो गया। ये नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। बच्चों के बीमार होने की सूचना पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बच्चों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। पूर्व मंत्री ने इस मामले में मजिस्ट्रेट से जांच कराने की मांग की ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बिना देरी किए इस घटना की मैजिस्ट्रेटियल जांच होनी चाहिए ताकि कारण जो भी रहे हों किसी पर दोषारोपण नहीं करना, लेकिन वास्तविकता मालूम हो कि हुआ किस कारण से। और यदि ये स्थिति ज्यादा बिगड़ती तो लगभग 4-5 गांव में सन्नाटा छा जाता, कितने घर खाली हो जाते। इसलिए इसकी मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी आज ही तुरंत सरकार को घोषित करनी चाहिए। बड़ी खबर गुजरात के भावनगर से मिलावटी शराब का मामला सामने आया है। जहरीली शराब पीने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। घटना के बाद एफएसएल की टीम मौके से सबूत जुटा रही है। बताया जा रहा है कि शराब की खेप मध्य प्रदेश के उज्जैन से लाई गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां छापेमारी कर 130 से अधिक बोतलें जब्त कर ली हैं। वहीं आरोपियों से पूछताछ में जुटी है कि कहां-कहां इस मिलावटी शराब की सप्लाई की गई है। गौतम सोलंकी करके है वो, ये जो माल है ये उसने अलग अलग लोगों को दिया है शहर में और शहर के आजू बाजू, और उसके आधार पे जो है हमने कार्रवाई की है। अमुक बूटलेगर्स को जो है हमने ट्रेस करके उनकी पूछपरछ हाल चालू है।